चलो भाई, अपना हेनरी का नियम कहाँ तक हो गया था? निपटा डाले थे ना, फॉर्मूले वॉर्मूले सब निपटा डाले थे। चलो आज कुछ इसमें तुमको वो बता देते हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट। ये बताओ, हेनरी के जो नियम पढ़े हो कौन कौन से पढ़े हो? मतलब कितने फॉर्मूले निकाल चुके हो? कौन कौन से बताओ? एम इजिकल टू, और और ये तीन तो पढ़ चुके हो ना? ठीक है ना? अब ये बताओ, इन तीनों में से हेनरी कांस्टेंट जो है वो किसको माना जाएगा? कौन से वाले का? इस वाले का, इस वाले का, इस वाले का? पक्का? चलो, ये हर जगह दिखता भी है, जो बुक होता है ना, तो उसमें हर जगह ये भी लिखा भी जाता है और यही माना भी जाता है, जबकि एक्चुअली में रियल वाला जो स्टेटमेंट माना जाता है वो ये वाले को माना जाता है। ठीक है? ये जो तीन फॉर्मूले अपन पढ़ चुके हैं, अब तीन तीन टाइप के अपन यहाँ पे फॉर्मूले देख चुके हैं, पर अब अगर ये पूछा जाए कि इन तीनों में से अपन को रियल जो हेनरी का नियम है वो किसको माना जाएगा, तो रियल हेनरी का नियम जो है वो ये वाला माना जाएगा, जिसमें पार्टिकल प्रेशर बढ़ाने पर जो नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन जो होता है सॉल्यूट का या गैस का क्या होता है, इंक्रीज होता है, वो ये वाला। समझ गए? क्लियर हो गया? ठीक है। बाकी है ये भी, पर अगर जब क्वेश्चन, अच्छा मान लो कि मैं एक क्वेश्चन देता हूँ जिसमें बोल रहा हूँ कि जो हेनरी कांस्टेंट है वो मान लो कितना दे रखा है, 1.3 ATM हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट का क्या बोलते हैं, यूनिट वगैरह पढ़े हो ना कि क्या होता है? तो ये बताओ, हेनरी कांस्टेंट का अगर किसी एक क्वेश्चन में मैंने हेनरी कांस्टेंट कितना दे रखा है, 1.3 ATM दे रखा है, तो बताओ इन तीनों में से कौन सा वाला तुम इक्वेशन लगाओगे? ये वाला कि ये वाला? ये वाला ना? क्यों? इसी वाले का तो के एच जो है वो किसके बराबर है? पी के डिवाइडेड बाई एक्स करूंगा, ये मोल फ्रैक्शन है, मोल प्रभार है गैस का, तो ये तो डिवाइड में आ जाएगा, और उसका यूनिट तो होता नहीं है, तो खाली बचेगा कौन? प्रेशर। ये वाले तो यानी कि के एच का जो एटीएम वाला यूनिट, या एटीएम हो गया, बार हो गया, या पास्कल हो गया, वो किस वाले का आएगा? इसी वाले का आएगा ना। और यही वाला फॉर्मूला जो होता है वो क्या किया जाता है, लिया भी जाता है हेनरी के नियम में। ठीक है। और अक्सर लोग यहाँ पे जो चीज़ें कुछ अभी होता है, किताब उताब में हर जगह मिलता भी है, तो लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि ये वाला हेनरी कांस्टेंट, यहाँ पे भी हेनरी कांस्टेंट इसको बोलते हैं, और जबकि ये वाला हेनरी कांस्टेंट जो है वो नहीं होता है। ठीक है ना? तीन नियम आप एक साथ पढ़े थे, सब में अपन हेनरी कांस्टेंट का, हेनरी का नियम सब आखिर शुरुआत यहीं से हुई है हेनरी का। लेकिन जो हेनरी कांस्टेंट है वो कौन सा वाला है? ये वाला है। और किताब में क्वेश्चन उश्चन में अगर मान लो इनवर्स वाला भी देखने को मिल जाए तो आप ये वाला भी बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो 90% ऊपर का जो केस बनता है वो कौन से वाले में होता है? यही वाले में होता है। तो हेनरी ने ये बोला है कि अगर अपन क्या करते हैं, गैस का पार्टिकल प्रेशर क्या होता है, बढ़ाते हैं, तो जो गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी है वो क्या होती है? बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो उस हिसाब से कौन सा वाला है? ये वाला स्टेट। क्लियर ना? ठीक है ना? तो ये वाला जो यहाँ पे जो के एच यूज किया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? एक्चुअली में ये अपन लोग लिखा दिए हैं, क्योंकि शुरू में हेनरी जो बोला है वो यहीं से बताया है, तो हेनरी कांस्टेंट यहाँ पे अपन लिख दिए हैं। किताब में भी मिलेगा ही, लेकिन इसको बोलते नहीं हेनरी कांस्टेंट, इसको केवल और केवल क्या बोलते हैं? अनुपात स्थिरांक बोलते हैं। प्रपोर्शनल हटाने पर जो आया है ना, तो प्रपोर्शनल कांस्टेंट पर बोलते हैं। ठीक है ना? स्थिरांक जो बनता है वो कहाँ से बनता है? जब पी एक तरफ हो, और या जो मोल फ्रैक्शन या अमाउंट जो है वो इधर साइड। ठीक है? तो ये वाला जो है, तो ये इसको अक्सर लोग हेनरी कांस्टेंट समझ लेते हैं, हेनरी स्थिरांक, और जबकि ये हेनरी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है ना? इसको आप केवल और केवल क्या बोलेंगे? अनुपात स्थिरांक, प्रपोर्शनल कांस्टेंट बोलोगे इसको। क्लियर हो गया? कोई डाउट? और अगर मान लो मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको इधर साइड ला देता हूँ, मान लो कि अगर अपन इस वाले को, जो ये एम इजिकल टू के एच इंटू पी दे रखा है, अब अगर मान लो मैं पी को एक तरफ करूँ और के एच को इधर साइड कर दूँ, तो पी इजिकल टू, अभी यहाँ पे के एच नहीं लिख रहे हैं, ये जो अपन लिखे थे ये गलत हो गया था। ठीक है ना? इसकी जगह केवल अनुपात स्थिरांक बोलोगे तो आप इसको इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो? के लिख सकते हो, यहाँ से हटा दो। ये अगर मान लो मैं इस के को इधर साइड भेज दूँ, तो बताओ क्या बन जाएगा? यम अपॉन के हो जाएगा ये। अब इसको कहाँ कहाँ लिख दे रहा हूँ, इस 1/k, ये देखो, अगर k कांस्टेंट है तो 1/k भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। अब इस बार p के बराबर में आ गया अपना फॉर्मूला, ये p के बराबर साइड में अमाउंट जो था, तो इसको आप अनुपात स्थिरांक क्या है यहाँ पे, इस अनुपात स्थिरांक को क्या बोल सकते हो? हेनरी कांस्टेंट यहाँ पे कह सकते हो। तो अगर अपन यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अब आप इसमें क्या कर सकते हो? पुट कर सकते हो ऐसे, जहाँ पे ये के एच बराबर किसके बराबर है? ये के एच जो है वो किसके बराबर है? 1/k के। क्लियर हुआ?
तो यहाँ पे लोचा समझ में आए इस वाले में, ठीक है। और ये तुमको किताब उताब में बाकायदा डायरेक्ट मिल भी जाएगा इस तरीके से लिखा हुआ, ठीक है ना। बट यहीं पे समझे ये चीज़ ध्यान रखे रहना कि ये वाला जो यहाँ पे प्रोपोर्शनल आता है, मास वाले में नहीं आता है हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट जो आता है जब पी को एक तरफ करो, अमाउंट ऑफ गैस या जिस भी फॉर्म में है, मास के फॉर्म में या मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में है, वो प्रेशर के बराबर साइड में। तो इसमें तो था नहीं, तो इसमें क्या कर दिए, इसको इधर भेज दो और इसको इधर भेजेंगे तो कहाँ आ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। के कांस्टेंट है तो 1/k भी क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। और यहाँ पे जो 1/k कांस्टेंट है इसको आप हेनरी कांस्टेंट मानोगे और पी इक्वल टू क्या बन जाएगा, के एच इंटू एम, ठीक है। तो ये और ये एम पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, ठीक है ना। बस यहाँ जो गैस का अमाउंट है वो मास के फॉर्म में है और यहाँ पे गैस का जो अमाउंट है वो का फॉर्म में है, उसके मोल फ्रैक्शन। क्लियर हो गया, ठीक है। तो तीनों में से हेनरी का नियम किसको मानोगे, मतलब हेनरी वाला जो लॉजिक लगेगा वो कौन सा वाला लगेगा, ये थर्ड वाला, मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में, ठीक है। कोई डाउट? चलो, तो हेनरी का नियम हो गया है कंप्लीट। अब करते हैं एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, ठीक है ना। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, मतलब इस कॉन्सेप्ट का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है। क्लियर। तो सबसे पहले तो बात करते हैं, हेनरी का नियम क्लियर हो गया ना, कौन सा वाला लेना है अपने को, P इक्वल टू के एच इंटू एक्स, ठीक है ना। यानी कि यदि गैस का पार्टिकल प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो गैस में जो, सॉरी गैस बोल रहा हूँ, लिक्विड में गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। प्रेशर जितना ज़्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट वाला अपन बात करते हैं क्या, जो जितने भी आप देखोगे जो ठंडा उंडा होता है, ठंडा कोका कोला वगैरह, ठीक है ना, ठंडा हो गया, और ये जो क्या बोलते हैं सोडा वाटर हो गया, ठीक है ना। तो इनमें जो गैसेस वगैरह क्या किए जाते हैं, मिलाए जाते हैं, वो हाई प्रेशर के साथ उसको क्या किया जाता है, मिलाया जाता है, ठीक है ना। तो जितने भी कोल्ड ड्रिंक होते हैं, ठीक है ना, कोल्ड ड्रिंक हो गया, सोडा वाटर हो गया, सोडा वाटर, इनमें ये जो ठंडा ठंडा और सोडा वाटर होता है, तो इनमें जो गैसेस वगैरह मिक्स किए जाते हैं तो वो कैसे मिलाया जाता है, और इसमें हेनरी के नियम का कैसा रोल इसमें मतलब हो रहा है। गैस को मिलाना है, और कौन सा गैस मिलाया जाता है, CO2 गैस, हाई प्रेशर के साथ, ठीक है ना। गैस को हाई प्रेशर यानी कि उच्च दाब के साथ क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो जरा बताओ कि यहाँ पे क्या है, हेनरी का क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है इस वाले में, बताओ क्या हुआ। तो है हो गया, चलो ना, कोल्ड ड्रिंक है, ठंडा है, चलो यहाँ पे अरे यह है, हाँ चलो बताओ, हो गया। लोग तो के परेशान हो गया, चलो बताओ इसमें हेनरी का कॉन्सेप्ट कैसे यूज होगा, इसमें क्या हो रहा है इस वाले में। हाँ तो मिलाने में ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ये आप बता रहे हैं, है ना। भाई अगर अपन को क्या होता है, किसी भी मतलब लिक्विड गैस को क्या करना है, अगर किसी भी लिक्विड में अपने को डिजोल्व करना है, तो यहाँ पे जो बोल रहा है कि हाई प्रेशर के साथ उसको क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। तो इसके पीछे का कारण क्या है, तो क्या होता है कि किसी भी गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है लिक्विड में, वो प्रेशर के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। तो अगर अपने को किसी भी लिक्विड में गैस को सॉल्यूट कर, तो गैस को क्या करना है, डिजोल्व करना है, मिलाना है, तो उसमें हाई प्रेशर के साथ उसको क्या किया जाता है, उसमें मिलाया जाता है, समझ गए। तो इसमें मिलाते कैसे हैं, तो क्या होता है, जैसे मशीन वशीन उनके पास रहती है, जो सोडा वाटर वगैरह बनाते हैं तो उनके पास क्या रहती है, मशीन रहती है। तो वो करते क्या है, जैसे उनके पास जो मशीन है, तो वो बॉटल वगैरह जो होता है वो क्या होता है, अपने मशीन में क्या कर देते हैं, फिट कर देते हैं। जैसे ये है ना, मशीन के मतलब बहुत सारे मशीन में क्या होते हैं, फंदे बने होते हैं, ऐसे ऐसे, ये मान लो ऐसे, ठीक। और इसी में क्या कर दिए जाते हैं, बॉटल वगैरह क्या कर दिए जाते हैं, फंसा दिए जाते हैं इसमें, ये ऐसे करके, ये लो, ये, ठीक है। अब क्या कर देंगे इसमें, जैसे ये इसमें क्या है, लिक्विड भरा हुआ है मान लो, ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे, वो पाइप की मदद से क्या करेंगे, जिस भी गैस को इसमें डिजोल्व करना होगा, वो पाइप की मदद से इसको क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। अब फिर करते क्या है, ये जो मशीन है ना, इसको क्या किया जाता है, ऐसे क्या किया जाता है, अच्छा खासा क्या किया जाता है, उसको घुमाया जाता है सर्कुलर मोशन में, ठीक है ना, वृत्ताकार मार्ग में, मार्ग बोल रहा हूँ, रोटेशनल मोशन जो होता है, एक जगह पे रख के उसको रोटेशनल मोशन ऐसे, ये है। अब इसमें से क्या करेंगे, ऐसे रोटेशनल मोशन कराएंगे, तो यहाँ से जो सामने गैस इधर से जा रही होती है, तो वो क्या होती है, उस पर प्रेशर लगता है किधर साइड, अंदर साइड,
जब इस तरीके से मोशन होते देखते हो कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर या रोटेशनल मोशन करती है तो उस पर बाहर की ओर क्या होता है, एक फोर्स लगता है। तो सेम टू सेम यही इसमें भी होता है। तो जब इसको रोटेट किया जाता है तो रोटेट करने के पीछे का कारण क्या होता है कि जैसे ही रोटेट करते हैं तो इधर से जो गैस होती है तो उस पर दाब किधर साइड लगता है, अंदर की ओर लगता है। और जितना ज़्यादा रोटेट करते जाएंगे वो उसको जितनी स्पीड से, तो दाब उतना ज़्यादा, प्रेशर जो है वो गैस का उतनी ज़्यादा क्या होगी, लिक्विड के ऊपर क्या करेगा, लगेगा। और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा तो धीरे धीरे गैस जो होता है वो फिर क्या होता जाएगा, इस लिक्विड में, पानी में या किसी भी जिसमें भी उनको मिलाना है तो उसमें उसकी सॉलिबिलिटी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है ना। और जब जितना मिलाना होता है जब उतना पहुंच जाता है तो फिर वो क्या कर देते हैं, उसको सील कर देते हैं। तो इससे जैसे ही बंद कर देंगे तो अंदर क्या है, ऊपर प्रेशर बना हुआ है इसका, हाई प्रेशर के साथ अब ये क्या हो चुका है, मिल चुका है इसमें। क्लियर हो गया, ठीक है ना। अंदर का प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, अब बाहर का प्रेशर क्या है, कम है। तो इस तरीके से क्या करते हैं इसको, सोडा वाटर हो गया, ठंडा उंडा कोल्ड ड्रिंक हो गया, उसमें गैस को क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। देखते हो, अब अगर मान लो इसको तुम क्या करोगे, खोलोगे तो ऊपर का प्रेशर कम है और अंदर का प्रेशर क्या है, ज़्यादा। तो पहले तो तुमने हाई प्रेशर लगा के इसको क्या किया, गैस को मिला के और इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब जैसे इसको तुम खोलोगे तो प्रेशर के साथ जो प्रेशर, हाई प्रेशर, अब इधर प्रेशर ज़्यादा है ना, तो ऑब्जेक्ट हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करते हैं। तो जैसे ही आप ढक्कन खोलोगे तो ऊपर का प्रेशर क्या हो चुका है, कम, तो इधर का प्रेशर ज़्यादा है, तो अब गैस जो होगी वो क्या हो जाएगी, वापस बाहर निकल आएगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की। ठीक है, समझ गए। तो इसमें समझ में आया कि हेनरी के कॉन्सेप्ट का क्या यूज किया गया है, मतलब ये जो सिस्टम प्रोसेस वगैरह जो बनाया गया है वो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। क्योंकि उनको पता है कि जब अपन किसी भी गैस को लिक्विड में अगर अपने को डिजोल्व करना होगा तो मुझे उसमें हाई प्रेशर क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। अब उस हाई प्रेशर को अप्लाई करने के लिए वो इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, तो वो ये क्या कर रहे हैं, इसको रोटेशनल मोशन करा रहे हैं। और जितना ज़्यादा हाई स्पीड से रोटेशनल मोशन कराएंगे गैस का लिक्विड के सरफेस पर, उतना ज़्यादा क्या होगा, प्रेशर लगेगा और उसकी सॉलिबिलिटी उतनी ज़्यादा क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्लियर हो गया, पहला कॉन्सेप्ट, पहला एप्लीकेशन समझ में आया इसका। ठीक है, चलो हेनरीज लॉ का नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, रेस्पायरेशन इन डीप सी, गहरे समुद्र में सांस लेना। ठीक है ना। अब मान लो अगर तुमको इस चीज़ को फील करना होगा तो गहरे समुद्र में जाके सांस लेके आना, बता रहा फिर मेरे को कि क्या हुआ है। ठीक है, चलो देखो एक्चुअली में इसमें क्या कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। देखो जो सी डाइवर होते हैं, सी डाइवर माने गोताखोर, ऐसा लग रहा है जैसे गाड़ी हो रही दे रहा है, और चलो जो सी डाइवर होते हैं ना, ये क्या होते हैं कि जब मान लो ये समुद्र के अंदर जाते हैं ना, तो देखे होगे कि समुद्र वमुद्र में के अंदर जब ये लोग जाते हैं तो एक गैस सिलेंडर लेके जाते हैं। ठीक है ना। वो जो सिलेंडर होता है ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है। ठीक है, तो वो जो सिलेंडर लेके जाते हैं वो क्यों लिए रहते हैं और उसमें क्या मिलाया जाता है। ठीक है ना। तो उस चीज़ को समझने के लिए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझिए। जैसे मान लो कि ये समुद्र की सतह है, ठीक है ना। समुद्र की सतह ऊपर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, वायुमंडलीय दाब होगा। ठीक है, वो कितना होता है, 1 atm का। अब जैसे ही ये गोताखोर जो होते हैं ये क्या होते हैं, समुद्र के अंदर क्या है, जाते हैं। तो जैसे जैसे ये अंदर जाते जाते हैं ना, तो इनके ऊपर समुद्र का पानी भी क्या होता जाता है, आता जाता है ना। ठीक है, हो गया, मान लो कि तो इनका प्रेशर जो होगा वो क्या होता जाएगा, प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। जैसे मान लो ये ए है और ये बी है, तो जैसे जैसे नीचे आते जाओगे ना इसका प्रेशर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। अब तुम लोग ओखा देख देख के हंसा ना, टॉपिक समझो, लॉजिक। ठीक है ना। अभी वो थोड़ी देर बाद गुस्सा आ जाएगा तो बाहर निकल आएगा, ना समझाओ समझाओ। चलो देखो, देखो अभी यहाँ पे समझो क्या दिक्कत है। यहाँ पे नॉर्मल प्रेशर है तो पलटे तो वहाँ पे चलिए बताए, आगे बढ़ाए। अब इसको मत देखो, जो टॉपिक बता रहे हैं वो देखो। चलो देखो, अगर मान लो वो जो गैस सिलेंडर है, ठीक है ना, ये बताओ अपने एयर में जो गैस का कंपोजिशन होता है वो कैसा होता है। सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैस होती है, 78% के समथिंग नाइट्रोजन गैस होती है। ठीक है ना। और 20% के समथिंग समथिंग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिख रहा हूँ, ऑक्सीजन गैस होती है। बाकी के जो बचे तो वो अदर गैसेज जो होती हैं, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन गैसेज वगैरह जो भी है वो अदर गैसेज हैं। ज़्यादा मात्रा में आपके पास ये रहेगा। मतलब हम लोग जो एयर में, अपन लोग जो बाहर ये जो एटमॉस्फेयर है यहाँ पे हम लोग जो सांस ले रहे हैं ना, तो उसमें हमारे पास सांस में, हमारी ब्रीथिंग में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या जा रहा है, नाइट्रोजन गैस जा रहा है और ऑक्सीजन गैस है। ठीक है ना, 20% है। ये तो मान लो अपना जितना भी प्रोसेस होता है लाइफ का, जितने भी प्रोसेस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, तो वो उसमें ये काम आ जाता है। लेकिन ये किसी काम में नहीं आता है। जितना ये जाता है, देखे होगे ब्रीथिंग वगैरह टॉपिक वॉपिक पढ़े होगे कि जितना नाइट्रोजन गैस जितना जाता है जब आप ब्रीथिंग छोड़ते हो, ऑक्सीजन गैस जाता है जितना, तो उसका कुछ ही परसेंट ऑक्सीजन गैस, जब सांस छोड़ते हैं तो कुछ ही परसेंट ऑक्सीजन गैस वापस आती है।
और जो नाइट्रोजन जितना आपने सांस लिया होता है वो पूरा पूरा सांस छोड़ने पर नाइट्रोजन जितना लिए थे पूरा चलाता है बाहर। मतलब नाइट्रोजन का अपने अंदर कोई भी रोल नहीं है उसमें, ठीक है ना। पर सबसे ज़्यादा मात्रा में है कौन? नाइट्रोजन। अब अगर मान लो जो गैस का सिलेंडर ये लोग लेके जाते हैं अपना सांस लेने के लिए अंदर, क्योंकि अंदर तो इनको मिलेगा नहीं, मछली के जल गिराने वाला सिस्टम तो उनके पास है नहीं, ठीक है। तो उनका जो है तो वो क्या करते हैं, गैस सिलेंडर लेके जाते हैं ऑक्सीजन की, और वही क्या लगाए रहते हैं और अंदर जाते हैं, उसी से वो क्या करते हैं, सांस वगैरह लेते हैं। तो दिक्कत ये है कि अगर मान लो उन्होंने ये नॉर्मल कंपोजिशन, यानी अगर उनके सिलेंडर में नॉर्मल एयर वाली ही गैस क्या कर दी जाए, भर दी जाए और उसको दे दिया जाए, वो लेके चले जाए, तो उसमें दिक्कत क्या होगी इनके साथ ये समझो। क्योंकि ये जो नॉर्मल एयर गैस होती है वो नहीं भरी जाती है उनके गैस सिलेंडर में। सोचो कि हम ये जो जैसे अब बाहर हैं तो आसानी से अपने को एयर से क्या हो जाएगी, ब्रीथिंग आपको मिल जा रही है। लेकिन अब सोचो पानी के अंदर अगर अपने को जाना है समुद्र के अंदर, तो वो जो सिलेंडर उनके तैयार किया जाता है ऑक्सीजन की सिलेंडर, तो उसमें एयर वाली गैस नहीं भरी जाती है, उसका अलग कंपोजिशन होता है। तो अब वो क्या होता है वो समझने से पहले पहले समझ लेते हैं कि ये वाला जब कंपोजिशन यानी एयर अगर मिला दिया जाए, केवल एयर वाला ही गैस कंपोजिशन उनके ऑक्सीजन सिलेंडर में भर के और उनको दे दिया जाए जाने के लिए, तो उसमें दिक्कत क्या हो जाएगी वो समझ में। तो अभी जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे तो ये जो भी ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ ये लेके गए हैं, मान लो ये ऑक्सीजन सिलेंडर है, लगा देते हैं ये, ठीक है ना। तो इसमें इसमें मान लो क्या है कि अगर ये वाला कंपोजिशन भरा हुआ है, समझो भाई तो लो फिर अब ये बताओ, थोड़ा सा पेट और तो बना दे तब ना, गैस लेगा तब भरेगा कहाँ। चलो इधर बताओ, अब जैसे जैसे, अरे भाई यार चलो तो वहाँ खत्म, इधर देखो, जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा तो इस पे क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, इस पे बढ़ेगा। अब जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे तो उसके ऊपर प्रेशर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। अब जो सांस लिया है ना नॉर्मल, अगर ये वाला कंपोजिशन अगर उसने लिया हुआ है, तो प्रेशर बढ़ने के कारण हेनरी के नियम के अनुसार क्या होता है, प्रेशर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है ना। तो ये जो गैस कंपोजिशन है जो एयर वाला, अभी ये समझ लो कि इसमें कौन सा भरा हुआ है, प्योर एयर भरा हुआ है। तो एयर में आपको 78% नाइट्रोजन मिलेगा और 20% क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। तो लोग तक खत्म से बनावे ना देवे लागत आज वीडियो वीडियो। चलो तो देखो, जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो ये इनका सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी, ठीक है ना। यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो ये ब्लड में हमारे क्या होंगे, ज़्यादा मात्रा में क्या हो जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे, घुल जाएंगे, ठीक है ना। अब दिक्कत क्या होगी, इससे डिजॉल्व हो जाएंगे। अब देखो जैसे दिक्कत कहाँ आएगी, जब ये बाहर निकलेंगे, तो जैसे ये क्या होंगे, समुद्र की सतह से वापस ऊपर आने लग जाएंगे, तो इनके ऊपर का ये जो प्रेशर है ना ये क्या होने लगेगा, प्रेशर धीरे धीरे क्या होगा, घटेगा। इसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, ये भी क्या हो जाएगा, घटेगा, ठीक है ना। ऐसा है कि तो लोग हासिल है पहले, इधर ही तो पढ़ा रहे हैं, तुम लोग बार बार उधर चले जा रहे हैं। अब मैं उसको भेजा हूँ तो उसी के पास जाऊंगा। चलो अब जरा ये बताओ, ये जो नीचे गए हैं आंध्रोई, ये जो नीचे मान लो गए हैं, तो यहाँ नीचे जाने पर इनका प्रेशर क्या हो रहा है, इनके ऊपर लगने वाला देखो, ये जो एटमॉस्फेयर का तो प्रेशर है ही, और साथ ही साथ जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे तो इनके ऊपर पानी का लेवल भी क्या होता जाएगा, ऊपर पानी का लेवल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। और उस पानी के लेवल के बढ़ने के कारण इनकी बॉडी पे क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। तो जो हमने सांस ली हुई है, ये जो आप एयर का कंपोजिशन लिए हो अपने सांस में, तो इनकी सॉल्युबिलिटी आपके ब्लड में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब जो ब्लड है अपना उसमें ये ज़्यादा मात्रा में क्या हो जाएंगे, घुल जाएगा। अभी अंदर जाने में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ये बाहर निकलेंगे, जब सरफेस में धीरे धीरे जब ऊपर आना चालू करेंगे, तो धीरे धीरे इनके ऊपर जो हाई प्रेशर लगा हुआ था वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। और वो प्रेशर जैसे जैसे कम होता जाएगा तो धीरे धीरे इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी। और ऐसा तो है नहीं कि वो एकदम से वो वाला तैर के आते हैं नॉर्मल से, वो जो जाते हैं डाइवर जाते हैं तो खाली थोड़ी आ जाते हैं, वो किसी जो जहाज वहाज होता है उसमें से बैठ के जाते हैं, ठीक है ना, पानी वाला जहाज होता है। तो नीचे जाने पर प्रेशर की स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्पीड से जाते हैं, और फिर जब ऊपर आएंगे तो उसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा रहेगी, तो प्रेशर कितना जल्दी घटेगा, स्पीड ज़्यादा होने के कारण प्रेशर कितना जल्दी घटेगा उनका। और जैसे ही बाहर आएंगे तो ये जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस ये जो मिला हुआ था, जो ज़्यादा मात्रा में सॉल्यूबल था, अचानक से प्रेशर ऊपर का हटाओगे, तो जैसे इसका एग्जांपल समझो, जैसे कोका कोला वगैरह हो गया ठंडा, तो उसमें वो मान लो बहुत हाई प्रेशर में है, अब अचानक से उसका क्या कर दो, ढक्कन क्या कर दो, खोल दो, तो जब वो गैस बाहर निकलता है तो कोल्ड ड्रिंक या लिक्विड जो होता है उसको बाहर, उसको लेके बाहर आता है। वो केवल गैस भर नहीं आती है, वो पूरा कोल्ड ड्रिंक को लेके क्या हो जाता है, बाहर चला आता है। सेम टू सेम जैसे ये
कोई भी बंदा अगर जो अंदर जाएगा और वो इसकी स्पीड जब वो वापस ऊपर आएगा तो वो ज़्यादा स्पीड से ऊपर आएगा, जो भी जहाज वहाज से जिससे आ रहा है, तो अचानक से उसके ऊपर लगने वाला प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब प्रेशर कम होने के कारण ये जो घुला हुआ था हमारे ब्लड में, तो ये अचानक से क्या होंगे, बाहर निकलेगा। सॉलिबिलिटी इसकी हमारे ब्लड में अचानक से क्या होगी, घटेगी, तो ये क्या होंगे, पूरे क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। और जब ये बाहर निकलेगा ना, तो देखे होगे कि गैस वैस जब क्या होता है, किसी लिक्विड में घुली रहती है और जब बाहर निकलती है देखते हो बुलबुला टाइप का लेके बाहर निकलता है। तो अपने अंदर ना इसी गैस के क्या बन जाएंगे, बुलबुले बन जाएंगे। और उससे जब ये बाहर निकलेगा तो पूरा ब्लड लेके निकल आता है। मतलब ये पूरा क्या, जैसे मतलब जैसे ही प्रेशर अचानक से कम होगा तो सॉलिबिलिटी अचानक से क्या होगी, घटेगी आपके ब्लड से। तो वो इकट्ठा क्या होगा, जब गैस बाहर निकलेगा ना तो अपने साथ बुलबुले के रूप में वो साथ में क्या हो जाएगा, ब्लड को भी लेके चला आएगा। तो वो जो ब्लड बन रहा है ना, जो ब्लड जो आपका लेके चला रहा है, उसी में क्या हो जाता है, मतलब वो जैसे ही जब अचानक से उसकी सॉलिबिलिटी घटती है तो वहीं पे सबसे बड़ी दिक्कत वहीं पे आ जाती है। कभी कभी तो ये होता है कि जो अपना नर्व्स होता है, मतलब कि ब्रेन व्रेन जो होता है, तो वहाँ पे भी ये गैस क्या हो जाते हैं, नाइट्रोजन गैस वहाँ पे भी पहुँच जाती है, क्योंकि ब्लड का सप्लाई तो हर जगह हो रहा है। तो जब सॉलिबिलिटी घटेगी तो ब्लड तो हर जगह जा रहा है, तो हर जगह से वो क्या होगा भाई, सॉलिबिलिटी घटेगी तो हर जगह से वो गैस क्या होगी, वापस बाहर निकलेगी। तो वो जब बाहर निकलती है तो वो ब्लड के साथ बाहर चला आता है। तो वो ये वाली जो घटना घटित होती है यही सबसे खतरनाक होती है इसमें। और इसी में आदमी क्या हो जाता है, अगर सेफ्टी वेफ्टी ना रखा जाए तो उसकी डेथ भी हो जाती है इसकी वजह से। समझ गए, क्लियर हो गया। और ये जो जब ये सॉल्यू मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन जो अपने इसमें ब्लड ब्लड में क्या हो जाते हैं, ज़्यादा मात्रा में डिजॉल्व हो जाते हैं, और उसकी वजह से ये जब बाहर निकलते हैं तो जो ब्लड वगैरह बाहर निकलता है, या ब्रेन व्रेन में इनकी मात्रा कभी कभी क्या हो जाती है, ब्रेन में भी चली जाती है। तो इसमें जो आपके जो ये जो बीमारी वगैरह होती है, ये जो बोल रहे हैं कि ब्लड वगैरह निकलना या दर्द होना, अकड़ अकड़ उकड़ पैदा हो जाती है शरीर में इसकी वजह से, तो उसको बोलते हैं बेंड। ये बेंड नामक की बीमारी इसको कहलाती है। तो वो इसकी वजह से होती है, गैस की सॉल्युबिलिटी जो बढ़ गई है, तो वो जैसे ही प्रेशर ऊपर का हटेगा तो वो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी। तो उसके कारण ये जो नाइट्रोजन गैसेज जो सॉल्यूबल थे, वो जब अचानक से बाहर निकलेंगे तो अपने निकलने के साथ साथ वो पूरा ब्लड भी लेके क्या हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। और नाइट्रोजन गैस अगर गलती से भी तुम्हारे ब्लड ब्लड में ज़्यादा मात्रा में डिजॉल्व होने पाया तो वो जहर का काम करता है, क्योंकि उसका अपनी बॉडी में कोई काम है नहीं। समझ गए, ठीक है ना। जितना इसीलिए अपना जो लंग्स जो होता है, ब्रीथिंग सिस्टम देखो कि इतना बढ़िया रहता है कि जितनी मात्रा में नाइट्रोजन जाती है पूरी मात्रा में नाइट्रोजन बाहर आती है, एक भी परसेंट एब्जॉर्ब नहीं होता है। और अगर गलती से डिजॉल्व होने पाए तुम्हारे ब्लड में तो पूरा गेम बना देगा वो। समझ गए ना। तो इसमें जो ये जो बीमारी होती है ना, ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन गैस जो घुल गया, और वो जो जैसे बुलबुले टाइप का बना, जब बाहर निकलता है तो बुलबुले टाइप में बाहर निकलता है, तो हमारे ब्लड में भी वो अगर क्लोटिंग बनने पाई उसकी, बबल्स बनने पाए उसके, तो ये प्रॉब्लम पूरी चालू हो जाएगी। ठीक है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, बेंड बोलते हैं, बेंड्स नामक बीमारी बोलते हैं इसको, इनकी वजह से। ठीक है ना। इस बीमारी में होता क्या है, ब्लड वगैरह क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। और जो अपना शरीर वरीर होता है तो उसमें भी खूब क्या होता है, दर्द, मतलब काफ़ी ज़्यादा। ये वाली बीमारी में जो पीड़ा होती है ना, वो एकदम सहने वाली पीड़ा नहीं होती है, सहन से बाहर होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो समझ में आया कि ये इसमें प्रॉब्लम क्या होती है। तब इस प्रॉब्लम को दूर कैसे किया जाए, देख रहे हो हेनरी का ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं इसमें, तो प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। उसके कारण जो नॉर्मल एयर अगर आप लेते हो अपने गैस सिलेंडर में, नॉर्मल एयर वाला कंपोजिशन अगर मैं डाल दूंगा तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। और ये अगर अपने ब्लड में डिजॉल्व होने पाया तो फिर और कोई डिजॉल्व नहीं हो पाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी वहीं पे। ठीक है। इस प्रॉब्लम को दूर कैसे किया जाए, इसका भी कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकाला जाएगा कि इस प्रॉब्लम को दूर कैसे किया जाए। तो इसका प्रॉब्लम ऐसे दूर किया गया है कि इसमें क्या कर दिया जाए कि अगर हम नाइट्रोजन का क्या करते हैं, अमाउंट कम कर दें, नाइट्रोजन का अमाउंट कम कर दें, और ऐसी गैस अपन क्या कर दें अपने सिलेंडर में लेके चले जो नॉन रिएक्टिव हो और इनसॉल्यूबल हो। क्या हो, इनसॉल्यूबल, नॉन रिएक्टिव और इनसॉल्यूबल। ये तो क्या हो जाता है, सॉल्यूबल होता है तो इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है प्रेशर के कारण। तो हम इसकी जगह पे कोई ऐसा गैस कंपोजिशन ले लेते हैं, थोड़ा एयर का कंपोजिशन तो थोड़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि ब्रीथिंग का सिस्टम अगर अपने को करना है रेगुलर तरीके से तो थोड़ा एयर का कंपोजिशन उसमें रखना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर पूरा एयर वाला कंपोजिशन लेके चले गए तो नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होने के कारण ये नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी अपने ब्लड में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से बेंड नामक की क्या हो जाएगी, बीमारी आपको हो जाएगी। अब जहाँ बेंड नामक की बीमारी बोला जाए तो समझ जाना, यही नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी जब बाहर निकलेगा, प्रेशर घटेगा तो बाहर निकलेगा, तो वो क्या बनाएगा, बबल से टिके टाइप का पूरा बबल्स काफ़ी सारे अपने ब्लड में बन जाएंगे, और अचानक से बाहर निकलेगा तो बबल्स के साथ बाहर निकलेगा तो पूरा ब्लड लेके चला आएगा। कभी कभी ये नाइट्रोजन क्या होते हैं, ब्रेन में भी क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं, ब्रेन की नसों में चली जाती हैं, और इनको निकलने के लिए जगह नहीं मिलता तो वहीं से नस फाड़ देती है। देखते हो ना, अगर मान लो यार जैसे बॉटल वोटल है, मान लो उसमें अच्छा हाई प्रेशर से तुम गैस भरते जाओ, अगर मान लो उसको बाहर निकलने की जगह नहीं मिलेगी तो क्या हो जाएगा, बॉटल को फोड़ देगा। तो अपनी नस होती कितनी है भाई, रबड़ की तो नस होती है। अब उसमें से अगर गैस की मात्रा ये ज़्यादा बढ़ेगी, अब
और समुद्र के अंदर का प्रेशर नॉर्मल प्रेशर नहीं होता है। अभी कहाँ वो भी सुने होंगे, लेटेस्ट न्यूज है, अरबपति 5 अरबपति जो गए थे वो टाइटैनिक का मलबा देखने समुद्र में, सुने हो, न्यूज खूब फैला हुआ था। पाकिस्तान जो वहाँ पे क्या होता है कि 5-6 अरबपति जो है वो क्या किए थे, वो गए हुए थे नीचे उसका टाइटैनिक का मलबा देखने। तो उन वो जिस जहाज से वो जा रहे थे, ठीक है ना, तो उसका जो मेटेलिक बॉडी थी वो काफ़ी कमज़ोर थी, मतलब उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था वो। तो जैसे जैसे वो नीचे गया है ना, तो समुद्र का प्रेशर क्या है, काफ़ी नीचे गए, हज़ारों किलोमीटर नीचे चले गए थे वो। हज़ार कहाँ, 4,000 4-5 हज़ार किलोमीटर तक नीचे गए थे। और इतना नीचे समुद्र का, सोचो 4-5 हज़ार मीटर की ऊंचाई का तुम्हारे ऊपर समुद्र के पानी का क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। वो क्या किया, वो पूरा जहाज जो उनका था, जिस जहाज से वो गए थे, पूरा उसका चिथड़ा उड़ा दिया, अचानक से एकदम ब्लास्ट हो गया। क्यों? क्योंकि उस पर इतना खतरनाक तरीके से प्रेशर पूरा लग रहा था। तो खुद ही सोचो कि जो सी डाइवर जाते हैं अंदर, जो जाते हैं, तो उनके ऊपर कितना प्रेशर लग रहा होगा। तो जो एयर का कंपोजिशन आप ये वाला लेके जाओगे, तो कितना खतरनाक तरीके से ये आपके ब्लड में क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। और अचानक से जब बाहर निकलोगे तो कितने खतरनाक, कितने स्पीड से ये गैस बाहर निकलेगी। तो वो जो बबल्स के रूप में जब गैस बाहर निकलती है, तो वो क्या होती है, पूरा पूरा जो जिस लिक्विड में वो डिजॉल्व रहती है, वो पूरा लिक्विड लेके बाहर चलाता है। समझ गए? तो ये जो बबल्स के रूप में बाहर निकलता है, जो बबल्स बन जाते हैं, और ये जो नाइट्रोजन गैस जो है कभी कभी ब्रेन में क्या हो जाती है, पहुंच जाती हैं। हमारे जो नस होते हैं यहीं पे, अगर उनको निकलने के लिए जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि अचानक से प्रेशर घटा है, तो उनको अचानक से निकलने के लिए अगर कहीं से जगह नहीं मिलेगा, तो वो नस भी क्या कर देती हैं, फाड़ देती हैं, बाहर निकलती हैं। ठीक है ना? तो ये सारी जो बीमारियां होती हैं उनको क्या बोलते हैं, बैंड बोलते हैं। ठीक है ना, बैंड नाम। तो अब दिक्कत ये आती है कि जब ये प्रॉब्लम है तो इसको दूर कैसे किया जाए। आखिर जाते तो हैं ही, अगर कुछ चीज़ का रिसर्च करना हो तो जाना तो पड़ेगा ही नीचे। तो इस चीज़ को क्या कैसे दूर किया जाए, तो वो इन्होंने ये निकाला है कि ये जो नाइट्रोजन का अमाउंट है, इसको क्या करते हैं अपन, कम कर दें, और इसकी जगह कोई ऐसा गैस लिया जाए जिसकी ब्लड में सॉलिबिलिटी जो है वो लगभग ना के बराबर हो, रिएक्टिव भी ना हो, और नीचे जाए तो नॉर्मल प्रेशर वो ऊपर के बराबर तक का, एयर का कंपोजिशन का जो प्रेशर होता है अपनी बॉडी में, उतना ही प्रेशर वो भी बना के रखे। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? अपने को नॉर्मल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो हमको अपना उतना ही चाहिए, क्योंकि हमारा जो सिस्टम पूरा काम कर रहा है वो अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे काम कर रहा है, एक वायुमंडलीय का। तो ऐसा कंपोजिशन लिया जाता है कि हमारा जो प्रेशर है वो भी मेंटेन रहे, और जो सॉलिबिलिटी वाला ये जो प्रॉब्लम जा रहा था वो भी खत्म हो जाए। तो इसका अमाउंट क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, क्योंकि इनकी सॉलिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इनका अमाउंट क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। तो 11 से 12% के समथिंग हीलियम गैस ली जाती है। क्या ली जाती है? 11 से 12% के समथिंग हीलियम गैस मिलाई जाती है। अब हीलियम गैस को तो जानते ही हो कि कैसा होता है, नॉन रिएक्टिव होता है ये। ठीक है ना? ये हीलियम गैस जो होता है ये नॉन रिएक्टिव होता है, और इसकी सॉलिबिलिटी बहुत कम होती है। इसकी लिक्विड में सॉलिबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। तो 11% के ये, इसको घटा के 78 से इसको घटा के कितना, 55-56% के समथिंग इसको कर देते हैं। मतलब घटा के 56%, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बता रहा हूँ, एकदम लगभग वो क्लियर वैल्यू नहीं बता रहा हूँ। 11% के समथिंग हीलियम को ले लिए, इसको घटा के 56% का सही से नाइट्रोजन है, और ये ऑक्सीजन। ये कंपोजिशन अपने इस सिलेंडर में क्या किया जाता है, लिया जाता है। ठीक है ना? इसका कारण ये है कि हीलियम जो होता है, हीलियम जो मिला दिए हैं, देखो थोड़ा एयर का कंपोजिशन तो अपने को थोड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि अपना ब्रीथिंग सिस्टम इसी पे काम करता है। ठीक है ना? तो इसका बहुत ज़्यादा नहीं घटाने, पता चला कि तुम सांस लेके लाने तो जो जरूरी है गैस वह नहीं लगे, तो हीलियम में लेके जाके निपट गए। ठीक है, तो खाली इसकी मात्रा क्या की जाती है, इसकी मात्रा कम की जाती है। जितनी सॉलिबिलिटी होती है इसकी मात्रा क्या की जाती है, कम की जाती है नाइट्रोजन की। यहाँ ठीक है ना? तो नाइट्रोजन का कम कर दिया, क्योंकि यही मेन ये है, ये अपने ब्लड में अगर डिजॉल्व हो गया तो यही मेन कहानी। इसके इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये अपना काम, जो अपने को भाई अपने ब्लड में ऑक्सीजन की तो जरूरत पड़ती है, तो ये अगर चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो पूरा काम है इसका है अंदर पूरा। लेकिन जो जिसका काम नहीं है वो अगर डिजॉल्व होने पाया तो वो दिक्कत कर देगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का जो है उसका काम नहीं है अपने को। ठीक है ना? अपनी बॉडी में तो इसकी सॉलिबिलिटी क्या होती है, घटानी पड़ती है। तो इसकी सॉलिबिलिटी घटाने के लिए हम क्या कर लेते हैं कि इसका अमाउंट कम कर देते हैं, और इसकी जगह पे कोई ऐसा गैस ले लेते हैं जो इनसॉल्यूबल हो ब्लड में। ठीक है ना? तो वो क्या लिया गया ऑप्शन में, हीलियम गैस लिया गया है। तो इससे ये होता है कि ये इनसॉल्यूबल है, तो अब अंदर जाएगा तो जितना भी प्रेशर तुम ऊपर लगाओगे, इसकी सॉल्युबिलिटी इतनी कम होती है, लगभग ना के बराबर। तो धीरे धीरे प्रेशर बढ़ेगा भी, तो ये कंपोजिशन इसके साथ जब मिलेगा तो ये उतना ही प्रेशर बना के रखेगा आपकी बॉडी का, जितना बाहर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक के कंपोजिशन का रहता है। समझ गए? तो प्रेशर में भी अपना मेंटेन हो गया, और सॉल्युबिलिटी भी खत्म हो गई इसकी, इसका भी दिक्कत खत्म हो गया। तो इस तरीके से ये कंपोजिशन ऑक्सीजन गैस सिलेंडर जो लेके जाते हैं उसमें ये कंपोजिशन रखा जाता है। ठीक है? और ये पूरा ध्यान, ये पूरा प्रोसेस किसकी वजह से करना पड़ गया है, इसकी वजह से, इसकी सॉलिबिलिटी ना बढ़ने पाए। ठीक है? तो इतना अमाउंट कम किया गया है, इतना रेशियो किया गया है कि अपना ब्रीथिंग वाला सिस्टम भी काम कर जाए अच्छे से, ऑक्सीजन वगैरह की कमी भी ना होने पाए। ठीक है ना? और ये जो सॉलिबिलिटी वाला प्रॉब्लम है वो भी क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो
कंपोजिशन ऐसा रखा जाता है कि अपना प्रेशर भी मेंटेन हो जाए और सॉल्युबिलिटी का भी काम क्या हो जाए, निपट जाए। कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? ठीक है, चलो ठीक है ना। तो सी डाइवर का तो समझ गए कि वहाँ पे क्या एप्लीकेशन लग रहा है, ठीक है, क्लियर। अब इसका बताओ, एट हाई एल्टीट्यूड ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब अधिक ऊंचाई में जो सांस लेने का प्रक्रिया है, प्रक्रिया क्या है, मतलब अधिक ऊंचाई में जाने में क्या दिक्कत होती है, ये बताओ। चलो क्वेश्चन इसमें ये है, मतलब ऐसा बोलते हैं, देखा जाता है कि जैसे जैसे मान लो जो पर्वतारोहक होते हैं, जो पर्वत पर्वत में ऊपर चढ़ते हैं, या केवल पर्वत में नहीं, जो हवाई जहाज वहाज चलती है ना, जब ऊपर जाती है तो वहाँ पे लगा रहता है ना ऑक्सीजन सिलेंडर, और हवाई जहाज के अंदर का सिस्टम ऐसा बनाया जाता है कि जैसे जैसे ऊपर जाता है तो वो प्रेशर क्या करके रखे, नीचे 1 ATM का प्रेशर क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। और हवाई जहाज वगैरह जो, तो वहाँ पे भी ऑक्सीजन गैस की सिलेंडर क्या होती है, लगी रहती है, कि अगर मान लो किसी को दिक्कत उक्कत हो ऊपर जाने में, सांस वांस लेने में, तो उनको ऑक्सीजन सिलेंडर क्या कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। तो मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जैसे हाई एल्टीट्यूड मतलब अधिक ऊंचाई पर जब जाते हैं, जैसे पर्वत पर्वत की चढ़ाई करते हैं, ठीक है ना, जो माउंटेन क्लाइंबर होते हैं, कौन, माउंटेन क्लाइंबर मतलब पर्वतारोहक, ये जो होते हैं ना, ये जब क्या होते हैं, चढ़ाई करते हैं, पहाड़ वहाड़ की जब चढ़ाई करते हैं, तो इसमें होता क्या है ये बताओ, इनके साथ क्या प्रॉब्लम होगी। फिर तो पंच यहाँ से चालू कर दिया। चलो पहले इधर बताओ, फिर बताते हैं कि क्या दिक्कत है। चलो बताओ, जो माउंटेन क्लाइंबर होते हैं, जो पहाड़ वहाड़ में जब चढ़ता है आदमी, तो ये बताओ, देखे होगे, देखे कहोगे, कहाँ देखे होगे, अब वो चढ़े नहीं आए तो कहाँ रिजर्व है। देखो जनरल जो पर्वतारोहक होते हैं, इनके साथ दिक्कत क्या जाती है, ये जैसे जैसे ऊपर पहाड़ में चढ़ाई करते जाते हैं, हाइट में जाते जाते हैं, तो धीरे धीरे इनको क्या होता है, इनको वीकनेस आने लगती है। क्या होती है? वीकनेस होती है, मतलब कमजोरी आने लगती है, बेहोशी खाने लगती है, ठीक है, बेहोशी खाने लगती है, ठीक है, क्लियर हो गया। और क्या होने लगता है, पगलाने लगते हैं, मतलब कि दिमाग काम करना बंद कर देता है। दिमाग काम करना क्या है, बंद कर देता है, ठीक है ना। चलो अब इसका कारण बताओ, ये सारी चीजें जो भी के जो भी जा रहे उसके साथ जो हो रही हैं, इसका कारण बताओ कि क्यों ऐसा है। मतलब सोचे, ये दिमाग काम करना मतलब सोचने समझने की क्षमता उमता बंद हो जाती है, बगल में कौन रहे तो एक दूसरे के पीटे लगी, को आए हमरे तक कब आए थे। तो कहीं जब से नीचे से चढ़े तब से साथ बैठ। हाँ, क्या होता है देखो, अपना जो ब्रेन होता है ना, वो पर्याप्त, उसमें अपनी पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कौन यूज करता है, ब्रेन, वही सबसे ज्यादा ऑक्सीजन लेता है, ठीक है ना, क्योंकि उसको कंटिन्यू खतरनाक ऑक्सीजन चाहिए होता है। जैसे जैसे तुम हाई में क्या करोगे, ऊपर जाओगे, तो प्रेशर क्या होगा, कम होता है, हाइट बढ़ने के साथ, ऊंचाई जब ऊपर जाने में बढ़ता है तो प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो जब प्रेशर कम होगा तो जो हमारे गैस जो हैं उनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन घुला होगा ना, जो पर्याप्त मात्रा में जितना चाहिए होता है उसमें जितना जो घुला रहता है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होने के कारण अब जो ऑक्सीजन के कारण जितने भी प्रोसेस होते हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। समझ गए? ये ऑक्सीजन जो है इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी ये क्या हो जाएगी, घट जाएगी प्रेशर कम होने के कारण। तो अब अपने को जितना भी अपने बॉडी के जितने भी प्रोसेस होते हैं, वर्क फंक्शन जो होते हैं, उनको करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की। और जब यही कम पड़ जाएगा तो फिर प्रॉपर तरीके से फंक्शन जो है, यानी जितने भी वर्क होते हैं वो नहीं हो पाएंगे। मेन यही अपनी बॉडी का पूरा वर्क जो होता है वो कौन देखता है, ऑक्सीजन, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाओगे ना, तो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, और ऑक्सीजन के कमी के कारण ये सारे प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखो ऑक्सीजन जब अपन सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन रहता है तो उसका मेन काम क्या होता है, लास्ट तक क्या होता है काम, जितना भी आप फूड वगैरह जो खाते हो तो उसको क्या करता है, वो ब्रेक करता है, और लास्ट में क्या करता है, ब्रेक करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। अब वहाँ पे ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के साथ साथ वो एनर्जी भी निकलती है वहाँ पे। जो प्रोसेस आप पढ़ते हो ब्रीथिंग का इक्वेशन याद होगा ना, ब्रीथिंग वाली, हम लोग जो सांस लेते हैं वो काहे के लिए लेते हैं, तो जो अपन खाना खाए रहते हैं तो जो लास्ट में उसका जो डाइजेशन होता है, तो लास्ट में ग्लूकोज के फॉर्म में डाइजेशन होता है। फिर जो अपन सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो जाता है वो ग्लूकोज को जाके क्या करता है, बर्न करता है, तो वहाँ एनर्जी बनती है। एटीपी वगैरह फॉर्म पड़े होगी कि एटीपी के फॉर्म में क्या होता है, एनर्जी वगैरह क्या होती बनती है। तो जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, और वो जो ग्लूकोज को बर्न करता है ऑक्सीजन जाके, तो वहाँ से जो अपने को एनर्जी मिलती है उसी से तो हम बाकी के सारे क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है ना। तो वो जब ऑक्सीजन ही कम हो जाएगी तो कम मात्रा में ग्लूकोज वगैरह क्या होंगे, बर्न होंगे, टूटेंगे, एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम पड़ जाएगी। और जब एनर्जी कम पड़ जाएगी तो ये वही है, बेहोशी होने लगती है, आने लगती है, कमजोरी आने लगती है। क्लियर हो गया, कोई डाउट? ठीक है ना। तो ऊपर जाने पे क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, कम होता है,
और हेनरी के नियम के अनुसार आप पढ़े ही हो कि पार्टिकल प्रेशर अगर घटेगा तो सीधी सी बात है, जिस गैस का पार्टिकल प्रेशर कम होगा उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी लिक्विड में, कम। तो अपने शरीर में ऑक्सीजन गैस की जो है वो ब्लड में क्या है, डिजॉल्व है। तो ऊपर जाने पर जो अपने ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो जो ऑक्सीजन का पार्टिकल प्रेशर है जो लग रहा है वो क्या हो जाएगा, कम होगा। तो ब्लड में उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम। तो बाकी के जितने भी प्रॉपर फंक्शन है जो ऑक्सीजन की वजह से हो रहे हैं वो सारे फंक्शन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, कमजोर पड़ जाएगा, वो प्रक्रिया नहीं हो पाएगी ढंग से। अब उसी की वजह से क्या होता है, ये सारी प्रॉब्लम आने लग जाती है। ठीक है ना। अब इसको कैसे दूर किया जाता है, तो ये भी अपने साथ क्या करके ले जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। तो जो ऊपर जाने वाले होते हैं, मतलब वहां नहीं, मतलब माउंटेन क्लाइंबर जो होते हैं ठीक है ना। तो ये जो ऊपर मतलब माउंटेन क्लाइंबर जो होते हैं, ये जो चढ़ते हैं ऊपर, तो ये अपने गैस सिलेंडर में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा लेके चलते हैं। इनके गैस सिलेंडर में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा रखनी पड़ती है। ठीक है ना। और ये भी नहीं है कि अगर मान लीजिए प्योर ऑक्सीजन भी लेके चले जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ उनको ऑक्सीजन की ही ज़रूरत है। ठीक है ना। तो ये अपने उसमें प्योर ऑक्सीजन, और प्योर लिया भी नहीं जाता, थोड़ा बहुत एटमॉस्फेरिक वाला रखा ही जाता है, मतलब एयर वाला कंपोजिशन, पर ज़्यादा मात्रा उसमें उनके सिलेंडर में काहे की रहेगी, ऑक्सीजन की रहेगी। क्लियर हो गया, कोई डाउट यहाँ समझ में आया कि यहाँ पे हेनरी का कॉन्सेप्ट क्या वाला चल रहा है, वही है, प्रेशर कम होने के कारण सॉल्युबिलिटी घट रही है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। और ये जो बीमारी हो रही है ना ऑक्सीजन की कमी के कारण, इस बीमारी को एनॉक्सिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया। ठीक है ना। नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी बढ़ने के कारण जो बीमारी होती है वो कौन सी कहलाती है, बेंड कहलाती है। और ऑक्सीजन की कमी के जो होती है उसको क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये है तुम्हारा नहीं, हेनरी का कॉन्सेप्ट।